नमस्कार, मैं हूं नकमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। 22 से 24 तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला ड सिल्वा और मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से द्विपक्षीय बातचीत होगी। लेकिन सबका ध्यान इस बात पर है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आमने सामने की बैठक की संभावना है या नहीं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है। दिलचस्प ये है कि जिस समय भारत और चीन के तनाव सबसे तीखे बताए जा रहे हैं, उस दौरान भी दोनों देशों के प्रमुखों के बीच मुलाकातें हुई हैं। लेकिन अब ये अगर बैठक हुई तो फिर मई 2020 में दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद ये पहली तय बैठक होगी। मई 2020 में गलवान में जो झड़प हुई थी, उसके बाद से दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में कोई आमने सामने द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। फिर लेकिन सत्ता में आने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये जो बैठक होगी वो ऐसी 20वीं बैठक होगी। 2014 से लेकर 2019 तक दोनों के बीच 18 बार मुलाकात हुई, लेकिन 2020 में जब गलवान घाटी में टकराव हुआ तो फिर भारतीय प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच कोई भी तय कार्यक्रम के तहत मुलाकात नहीं हुई। दरअसल गलवान के बाद लद्दाख सीमा विवाद भी वो चुपता हुआ मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच लगातार एक कांटे की तरह अटका है। इस मसले को लेकर कई बार बात हुई है। कोर कमांडर लेवल की बातचीत जो है वो बेनतीजा अब तक रही है। 19 बार बातचीत हो चुकी है दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद पर। कोर कमांडर लेवल की बातचीत होती रही है। 19 दौर की जो ये बातचीत रही है वो अब तक बेनतीजा रही है। ये माना जा रहा है कि इस विवाद को लेकर विदेश मंत्री स्तर पर बात होनी चाहिए। यह हालात सामान्य करने के लिए शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की पहल जरूरी है। हालांकि भारत ये जरूर चाहेगा कि बातचीत में अगर बातचीत होती है तो बातचीत में सीमा विवाद का मुद्दा उठाया जाए, लेकिन चीन लगता नहीं है कि ऐसा चाहेगा। दरअसल मामला ब्रिक्स की दिशा का भी है। ग्लोबल राजनीति में ब्रिक्स की भूमिका तय करने को लेकर भी भारत और चीन का रुख अलग अलग है। चीन ब्रिक्स के विस्तार की कोशिश में है और यही सवाल बना हुआ है। एक एजेंडे पे सबसे ऊपर ये बात है कि विस्तार हो या विस्तार ना हो। सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे नए सदस्य आमंत्रित किए जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस भी चीन के प्रभाव में ज्यादा देखता है और वो ब्रिक्स में एक जूनियर पार्टनर के तौर पे नजर आता है चीन के। तो ये अंदेशा है कि ब्रिक्स कहीं चीन केंद्रित ना हो जाए। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन की कोशिश ब्रिक्स को G7 के मुकाबले खड़ा करने की है। अगर चीन इसे नेटो विरोधी गुट की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा तो भारत के लिए संतुलन बिठाने की चुनौती होगी। अंदेशे वैसे चीन के सामने भी होंगे। G20 की अध्यक्षता से लेकर अमेरिका यूरोप से बदले हुए रिश्तों ने भारत की हैसियत बढ़ाई है। वो सीमा पर भी अपनी तैयारियां मजबूत कर रहा है। तो सवाल असल में एक भारत और चीन के रिश्तों का भी है, उनके संबंधों के सामान्य होने का है और सबकी नजर इस बात पर है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिलेंगे और अगर द्विपक्षीय बातचीत हुई भी तो क्या इससे मौजूदा तनाव कम हो जाएगा। क्या नई विश्व व्यवस्था जो ग्लोबल साउथ की भी बात हो रही है उसमें भारत और चीन के साथ चलने की कोई गुंजाइश है। सच की पड़ताल में हम इन सारे सवालों पर बातचीत करेंगे और इस समय हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी भी। हमारे साथ फिलहाल शशांक जी मौजूद हैं। ये भारत और चीन को लेकर ब्रिक्स में कम से कम इस हिस्से में देश के बहुत ज्यादा सवाल हैं कि क्या चीन के शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की कोई मुलाकात हो सकती है, और अगर ये मुलाकात होती है तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। क्या कोई गुंजाइश है कि जिन रिश्तों में तनाव है वहां पे कुछ कमी आ सकती है? आपकी क्या राय है इस पे? मेरा मानना यह है कि जैसे हम दोनों देशों के नेताओं ने एक मीटिंग रखी थी बाली में, उसके बाद में कोशिश रही कि और लेवल्स पे भी मीटिंग्स हो, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, एनएसए लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं। तो हमको लगता यह है कि कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से
एक बातचीत का जरिया ऐसा निकाला जाए ताकि जो बहुत तलखी आ चुकी है हमारे रिश्तों में, किसी तरीके से उसको थोड़ा कम किया जाए। और जो जिस तरह के मल्टीलैटरल रिलेशंस हैं, खासकर G20 का मसला हुआ, ब्रिक्स का हुआ, इन सब में जो है साथ में मिलकर हम लोगों को चलने की कोशिश करनी है। तो ऐसा ना हो कि उसमें बिल्कुल हम लोग मीटिंग्स में जाएं और एक दूसरे से बात भी ना करें। तो मैं समझता हूं कि द्विपक्षीय मसलों पे बात ज्यादा ना हो, ये तो डिपेंड करेगा कि कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है और जो मीटिंग्स रही हैं अभी तक हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और विदेश मंत्री की, उसके बाद में उनका क्या विचार है, क्या सलाह है प्रधानमंत्री को। लेकिन जो मसले कई तरह के पहले ही कयास लगाए जा रहे हैं, कई जगह पे खबरें भी छपी, तो कहीं ना कहीं से कुछ लीक तो होती होंगी खबरें। तो क्या ये पॉसिबिलिटी लग रही है, ब्रह्मा चलानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी लग रही है ब्रह्मा के कोई बायलैटरल बातचीत, कोई आमने सामने बैठक हो सकती है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की? और अगर ये मुलाकात होती भी है, क्या क्या खबरें हैं इसके आसपास? कई जगह पर यह खबर है कि कुछ एक ब्रेक थ्रू की भी उम्मीद है। नगमा, बायलैटरल मीटिंग मोदी और शी जिनपिंग की हो सकती है जोहानिसबर्ग में। अगर वहां नहीं होगी तो दिल्ली में जरूर होगी 16-17 दिनों के बाद। तो अगर वो मीटिंग होती है जोहानिसबर्ग में या दिल्ली में, सवाल ये उठता है कि क्या चीन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? क्योंकि जो बॉर्डर की क्राइसिस हुई है 3 साल से, वो चीनी अग्रेशन के बजाय हुई है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ करके कुछ एरियाज को कैप्चर किया है। क्या वो उन एरिया से हटने के लिए तैयार है कि नहीं है? क्योंकि बातचीत तो हो रही है 3 साल से मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, मगर अभी तक चीन की तरफ से कोई कंसेशन नहीं आया, कोई विलिंगनेस नहीं आया कि वो हटने के लिए तैयार है। तो अगर मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग भी होती है जोहानिसबर्ग में या दिल्ली में, उससे चीन के एटीट्यूड में कोई फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हार्डलाइन पोजीशन अडॉप्ट की है भारत के खिलाफ। आप इस पे बिल्कुल नाउम्मीद है कि अगर मुलाकात होती भी है बायलैटरल, तो उससे कुछ ब्रेक थ्रू हो जाएगा या कुछ हासिल हो जाएगा? ऐसा नहीं लगता है कि भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसको लेकर, क्योंकि कोर कमांडर्स की तो कई बैठकें हुई, 19 बार बैठक हो चुकी, लगता है कि अगर ये फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे या शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के लेवल पे बातचीत हो तो पहले ग्राउंड वर्क हो गया होगा, तभी कोई बात होगी। तो ऐसे में क्या बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कहीं ये सीमा विवाद जो है या जो रिश्ते बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है उसमें कुछ नरमी आएगी ब्रह्मा चलानी? नगमा, बल्कि ऑपोजिट डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि इस समय जो कोशिश ये है दोनों तरफ से कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर एग्रीमेंट हो। अगर कोई इस तरह की एग्रीमेंट होती है CBMs पर, उससे क्या होगा कि जो चीन ने नई लाइन ऑफ कंट्रोल इंपोज की है लद्दाख पे, उस लाइन को रिस्पेक्टेबिलिटी मिलेगी CBMs के थ्रू। तो ये CBMs की एग्रीमेंट भारत के हितों में नहीं होगी, क्योंकि जब तक चीन अपने लैंड ग्रैब से पीछे हटता नहीं है, वो स्टेटस को एंटी नहीं इम्प्लीमेंट करता है, तब तक कोई भी एग्रीमेंट, जो नया लाइन ऑफ कंट्रोल चीन की कोशिश है इंपोज करने की, उस लाइन को हम लोग, भारत उस लाइन को रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं देनी चाहिए। जी, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, शशांक जी, आपको भी ऐसा लगता है कि अगर ये बातचीत होगी भी तो इसका कुछ ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है? अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल को रिस्पेक्टेबिलिटी देते हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू ये हो सकता है, तो ऐसे में चीन पीछे हटे या चीन जो है वो सीमा विवाद को सुलझाए, ऐसी मंशा नहीं लगती है? मेरे ख्याल से मोदी जी इस तरह की बात करने के लिए बिल्कुल पक्ष में नहीं होंगे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो या जो भी कोई वार्तालाप का ये मतलब ना निकले भारत के अंदर कि भारत जो है चीन के आगे जो है पीछे हट रहा है और उसके जो कंसेशन देने में लगा हुआ है। हम समझते हैं कि ये ब्रिक्स की समिट में और जो G20 की समिट होने वाली है, भारत और चीन को मिलकर काम करना है। और हमको ये भी है कि एशिया के जितने भी देश है वो सब देख रहे हैं कि चीन और भारत अगर किसी तरीके से अपना डायलॉग किसी तरीके से शुरू कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी ग्राउंड, तो मेरे ख्याल से वो मसला निकालने की जो है कोशिश की जाएगी। अगर कोई
बायलैटरल बातचीत या आमने सामने बैठ के बात होती भी है तो क्या लगता है कि सीमा विवाद को अवॉइड करना चाहेगा चीन और भारत ये चाहता है कि इस पे बात हो, तो फिर इस तरह की मुलाकात से कुछ हासिल भी है अगर मान लीजिए कि जोहानिसबर्ग में मीटिंग होती भी है तो? शशांक जी। नहीं, देखिए, वो ये तो कहा जा सकता है कि हमारे जो अधिकारी हैं शीर्ष स्तर के, जैसे विदेश मंत्री हुए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुए, कोर कमांडर्स हुए, उनको आगे कुछ हम नई डायरेक्शन देंगे कि बात आगे रखें ताकि हमारे रिश्ते सुधरें। लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि वो जो कंसेशन देने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि चीन ये मान के चले कि भारत ने एशियन नेटो को ही ज्वाइन कर लिया है, जो कि वो हर जगह जो है गलत गलत खबरें फैलाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि अगर भारत जैसे बड़े देश के ऊपर चीन हावी करने की कोशिश करता है तो छोटे देशों का क्या हाल होगा एशिया के। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत को किसी तरह का गलत मैसेज ना दे पाए एशिया के देशों में। तो हम चाहते खाली है कि मल्टीलैटरल जो हमारे रिश्ते हैं उन पे हमको बातचीत जारी रखनी है, साथ में किसी तरह से बातचीत का जरिया हमें जारी रखना है, लेकिन किसी तरीके का भी कंसेशन देना इम्पॉसिबल। पर ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे या मल्टीलैटरल जो गुट हैं उसमें भी जो भारत को एक संतुलन बनाए रखने की भारत की कोशिश है, वहां पर भी समस्या भारत के लिए है जब चीन ब्रिक्स के विस्तार की बात करता है। ब्रह्मचलानी, तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है अभी, और ये भी भारत और चीन के रिश्तों का सवाल भी यहां पर आता है कि ब्रिक्स का विस्तार हो या ना हो। चीन और भारत की सोच इस पे भी बहुत अलग अलग है और डर है कि ये चीन सेंट्रिक हो सकता है अगर विस्तार होता है तो। ब्रिक्स एक तरह से चीन के डोमिनेशन के अंडर आ रहा है। आप देखिए जो ब्रिक्स की बैंक है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर्स भारत में होना चाहिए था, मगर उसका हेडक्वार्टर्स चीन में है। चीन उस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। अब चीन चाहता है कि ब्रिक्स को रैपिडली एक्सपैंड करके नए मेंबर्स इंक्लूड किए जाएं, जिससे चीन के इंटरेस्ट एडवांस हों। कोई भी ग्रुप होता है, जैसे आसियान का ग्रुप है या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है, इसमें नए मेंबर्स ऐड करने के पहले डायलॉग पार्टनर्स और ऑब्जर्वर स्टेटस दिए जाते हैं, फिर जाके वो फुल मेंबर बनते हैं। जैसे भारत एससीओ का मेंबर बना कैसे, कई साल तक तो वो डायलॉग पार्टनर रहा एससीओ का जी, मगर जी। चीन कह रहा है कि ब्रिक्स में ऑब्जर्वर स्टेटस की जरूरत नहीं है, डायलॉग पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप नए मेंबर्स ले आइए एकदम। तो ये चीन का एटीट्यूड है और इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं है जी। और इसमें भारत और चीन की जो किराए है वो बिल्कुल अलग अलग है। हालांकि इसमें भी बात हो रही है शेरपा लेवल पे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं सच की पड़ताल में, और ये चर्चा जारी रखेंगे कि मामला ब्रिक्स की दिशा का भी है। ग्लोबल राजनीति में ब्रिक्स की भूमिका जो है वो तय करने में भी भारत और चीन का जो रुख है वो अलग अलग है। तो इन मल्टीलैटरल गुटों में किस तरह की पोजिशन रखे भारत, उसके सामने ये भी चुनौती है। ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं और यहां पर सबकी तमाम तरह की चर्चा इस पर है कि क्या शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मुलाकात होती भी है, अभी नहीं होगी तो थोड़े दिनों के बाद होगी G20 के मौके पे, पर अगर ये मुलाकात होती है तो इससे क्या हासिल होगा? क्या भारत और चीन के जो संबंध हैं उसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है? शशांक और ब्रह्मचलानी हमारे साथ हैं। शशांक, एक सवाल आपसे और ब्रह्मा से मैं यही पूछना चाहती हूं कि तमाम बातचीत चीन ब्रिक्स के विस्तार को लेकर चीन और भारत का रवैया बिल्कुल या उनकी जो सोच है वो अलग अलग है। ग्लोबल साउथ में किस तरह से ये दोनों साथ आ सकते हैं, इस पे भी बहुत दोनों की विचारधारा में फर्क है। तो चीन अगर इसे नेटो विरोधी गुट की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा तो भारत के सामने चुनौती है कि संतुलन कैसे बिठाएं। पर इन तमाम चीजों को लेकर क्या आपको लगता है कि मुलाकात होगी तो जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं उसमें कुछ कमी आ सकती है और हम कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं? जिस तरह से हालात बने हैं यूरोप में, तो रूस एक तरीके से थोड़ा कमजोर पड़ गया है, तो चीन को इसमें हावी होने का मौका मिल गया है। दूसरा, अमेरिका ने जैसे असेसमेंट किया है कि चीन, भारत, ताइवान और भी जितने भी यहाँ के एशिया के मुल्क हैं उनके ऊपर जो है
वो किसी ना किसी तरीके से एक्शन ले सकता है। तो ऐसे में चीन चाहता है कि कोई ग्रुप ऐसा बने जिसमें वो नेटो की और वेस्ट के देशों को काउंटर कर सके और उनका लीडर बन सके। भारत का ऐसा कोई मसला नहीं है। भारत और ब्राजील मेरे ख्याल से दोनों मिलकर और बाकी देशों के साथ में भी, जो साउथ अफ्रीका है, रूस, उनको समझाएंगे कि कोई क्राइटेरिया होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए। और जैसे ब्रह्मा ने बोला है कि शुरू में कई बार ऐसा होता है, डायलॉग होता है या देखा जाता है कि उनके इंटरेस्ट जो है ब्रिक्स के इंटरेस्ट से कितना कोइंसाइड करते हैं। उसके बाद में जो है बात आगे बढ़ाई जा सकती है। कुछ समय तक ब्रिक्स प्लस का चल सकता है मामला, और फिर देख सकते हैं कि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें किस तरीके से वो लोग, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है या जो और ऑर्गेनाइजेशन है विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए है, तो उसमें किस तरीके से वो उसमें काम करते इसी हैं। पे मैं ब्रह्मचलानी आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि ये तमाम डिफरेंसेस हैं और जैसा लग रहा है कि रूस कमजोर पड़ा, चीन इसलिए ज्यादा हावी है वहां पे, रूस एक जूनियर पार्टनर की तरह दिखता है यहाँ पे ब्रिक्स में। ये सब देखते हुए भारत और चीन के बीच जो यहाँ पे भी टकराव है दोनों के बीच में, मुलाकात होती भी है तो जो डिफरेंसेस हैं और खास करके सीमा विवाद को लेकर उसमें क्या बात आगे बढ़ सकती है? पहले बात तो ये है कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच 18 मीटिंग हो चुकी थी जब चीन ने लद्दाख में बॉर्डर एग्रेशन किया 2020 में। तो 18 मीटिंग के बाद के बावजूद चीन का एटीट्यूड बदला नहीं, तो एक नई मीटिंग से उसका एटीट्यूड कैसे बदलेगा? जी, ये एक बड़ा सवाल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि 18 बार मुलाकात हो चुकी, बदला नहीं, उसके बाद अग्रेशन और हुआ, तो अब एक और मीटिंग हो भी जाएगी। तो आप कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। बहरहाल ये सवाल है कि अगर मुलाकात होती है तो क्या होगा और होगी भी कि नहीं पहले। जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका ब्रह्मा, और बहुत धन्यवाद आपका शशांक हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब 2 दिनों तक ये ब्रिक्स सम्मेलन चलेगा। आगे देखना है कि इसमें एजेंडे पे जो 2 बातें हैं, खास करके ब्रिक्स का विस्तार और जो सदस्य देश हैं उनके बीच में उनकी लोकल करेंसी में जो ट्रेडिंग है उस पर कहाँ बात आगे बढ़ती है। सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।